ओके, तो अब हम चलते हैं रिवीजन की तरफ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज़ एआई। आप में से दोबारा से बता दें, क्योंकि आप इंटरव्यू में सबसे पहले वो 3 चीज़ें आपसे पूछेंगे, क्योंकि मेजर यही 3 चीज़ें हैं, सब कुछ इनके अंदर आता है। तो इन तीनों का आपको पता होना चाहिए, ये कभी भी नहीं भूलना आपने। एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग क्या है। और जब आपसे पूछे कि एआई क्या है, एआई एक ब्रॉडर फील्ड है, उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, जैसे इमेज के अंदर देख रहे हो, फिर उसके अंदर आता है डीप लर्निंग। अब इन तीनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए अभी के लिए, सो दैट जब इंटरव्यू आपसे पूछे कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, आप बोलोगे मैं डाटा साइंटिस्ट हूँ, तो वो बोलेगा आपने एआई पे भी काम किया है, मशीन लर्निंग पे भी काम किया है, डीप लर्निंग पे भी काम किया, तो मुझे बताओ मशीन लर्निंग क्या होता है, और एआई और मशीन लर्निंग डीप लर्निंग कहाँ पे डिफ़र करती हैं आपस में, डिफरेंस बताओ इनके बीच। तो आप तब बता पाओगे जब आपको आता होगा। और आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट तब बनते हो जब आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अगर आप डेली यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, पिछली चीज़ें भूलते जाओगे और नई चीज़ें सीखते जाओगे, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो मुझे कोई बता सकता है एआई? ओके, तो एआई क्या है? एआई ये है कि क्रिएशन ऑफ मशीन विच इज़ एबल टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। हम ऐसी मशीन बनाते हैं जो इंसानों की तरह हो, इंसानों की तरह सोच सकें। और मशीन लर्निंग क्या है, कोई बता सकता है? अब हाँ, तो अब कोई आपसे बोलेगा कि यार देखो, डीप लर्निंग में भी तो डाटा यूज़ होता है, मशीन लर्निंग में भी डाटा यूज़ होता है, डिफ़र कहाँ पे करती हैं ये चीज़ें? तो आपने उन्हें बताना है कि मशीन लर्निंग में होता है कि आप स्टैट्स, अब मैंने बहुत बड़ा वर्ड यूज़ कर दिया, मैथ की एक ब्रांच है ये। स्टैट्स को यूज़ करके आप लाइक ऐसे मॉडल बनाते हो जो डाटा के ऊपर ट्रेन होते हैं और कुछ काम करके देते हैं, लाइक ईमेल स्पैम है या नहीं है, वो आपको ये बता देंगे। ठीक है, और फिर डीप लर्निंग कैसे डिफरेंट है, तो मुझे बता सकता है? हाँ, डीप लर्निंग मोस्टली लार्ज डाटा सेट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये जो चैट जीपीटी है, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो डीप लर्निंग है। और डीप लर्निंग बेसिकली ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। कोई आपसे पूछे कि डीप लर्निंग काम कैसे करता है, तो आपने बोलना है कि ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मशीन लर्निंग की सब फील्ड है, और मशीन लर्निंग एआई की सब फील्ड है। सब फील्ड मतलब पार्ट। अगर कोई पूछे कि सब फील्ड क्या होता है, तो आपने बोला इट्स अ पार्ट ऑफ एआई। ठीक है, और डीप लर्निंग इज़ अ सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग में आप मैथ को यूज़ करते थे, मैथ को यूज़ करने के बाद मॉडल ट्रेन करते थे, आसान एग्जांपल। और डीप लर्निंग में आप मैथ को भी यूज़ करते हो, और उसके साथ इसका जो आर्किटेक्चर है वो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है, न्यूरॉन से। अब इंसान के दिमाग के अंदर जो सेल होते हैं, आप उसको न्यूरॉन बोलते हो। अगर किसी को यहाँ पे लिखा समझ नहीं आ रहा होगा ना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो न्यूरल नेटवर्क मतलब इंसान के ब्रेन के अंदर एक सेल है जिसका नाम है न्यूरॉन। एआई उससे इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एआई में आप ऐसी मशीन्स बनाते हो जो इंसानों की तरह सोच सकें। फिर उसकी सब फील्ड आती है मशीन लर्निंग, जिसमें आप मॉडल बनाते हो, लाइक मशीन ही बनाते हो, लेकिन वो मैथ के बेस पे होती हैं, स्टैट्स की बेस पे। और डीप लर्निंग में आप मैथ को भी यूज़ करते हो, और उसके अंदर जो काम होता है ना वो न्यूरॉन्स पे होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। तो आप मुझे बोलोगे कि हम एआई पढ़ क्यों रहे हैं, कोई बता सकता है? व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड स्टडी एआई? क्या मोटिव है एआई को पढ़ने के पीछे? आप एआई पढ़ रहे हो, उसका मोटिव तो आपको पता होना चाहिए ना, कि एआई क्यों है, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्यों है, एआई को पढ़ने का रीज़न क्या है?
अगर हम इंसानों की तरह चीज़ें बना रहे हैं, इंसानी ब्रेन्स बना रहे हैं, आई मीन कि ऐसी मशीन्स बना रहे हैं, ऐसे मॉडल्स बना रहे हैं जो इंसानों की तरह सोचें, इंसानों की तरह समझें, ठीक है, क्यों बना रहे हैं? इंसान है ना, इंसान तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनके पास अपना ब्रेन भी है, तो हम इतना पैसा खर्च करके, इतनी इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ मशीन लाइक ह्यूमन ब्रेन्स की बजाय हम आर्टिफिशियल ब्रेन क्यों बना रहे हैं? इट्स अ आर्टिफिशियल ब्रेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन आर्टिफिशियल ब्रेन बना रहे हो आप, एक ऐसा दिमाग बना रहे हो जो डाटा को देख के चीज़ें सीखे, जैसे बच्चे सीखते हैं। क्यों? तू बता सकता है? राइट। कुछ इसी तरह अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो इंसान की एक प्रॉब्लम, वीकनेस है इंसानों की, इंसान थक जाते हैं, ठीक है। इंसान एक लिमिटेड डाटा को स्टोर कर सकते हैं अपने दिमाग के अंदर, कुछ लिमिटेड चीज़ें सीखने के बाद इंसान थक जाता है। इंसान जो डाटा प्रोसेस कर सकता है वो कम है, हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होती है, हमारे पास ज़्यादा डाटा नहीं होता, हम थक जाते हैं, हमें ब्रेक चाहिए होता है, हमें रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल ब्रेन की बात करें, उसके पास स्टोरेज है, अनलिमिटेड स्टोरेज, वो कितना भी डाटा स्टोर कर सकता है ब्रेन, ठीक है, और वो 24 घंटे काम कर सकता है बिना थके, बिना रुके। अब आप बोलोगे कि कैसे एक ब्रेन कैसे काम कर सकता है, कैसे रिप्लेस कर सकता है? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कॉल सेंटर्स का पता होगा। अब कॉल सेंटर्स के अंदर बहुत सारे लोग जॉब्स करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास एक स्क्रिप्ट लिखी होती है और उस स्क्रिप्ट की बेस पे वो कॉल करते हैं कि सर हमारे पास ये ऑफ़र चल रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने सुना होगा कि सर आपको जैज़ वाले या टेलीनॉर वाले कॉल करते होंगे कि ये रिंगटोन लगाने के लिए एक का बटन प्रेस करें या व्हाटएवर, या कुछ इस तरह का हमारे पास पैकेज है या आप इंश्योरेंस लेना चाह रहे हो, तो उनका एक स्क्रिप्ट होती है ना, लाइक 200 लाइन्स होंगी मैक्सिमम जो उन्होंने बोल सकते हैं कि सर आप कैसे हैं। हर कस्टमर को कॉल करने के बाद बोलेंगे सर आप कैसे हैं, सर हमारा ये ऑफ़र है, आप इसमें इंटरेस्टेड हो, हमारे पास ये ऑफ़र है, ठीक है। अब जब वो ये चीज़ें, क्या ये जो काम इंसान वहाँ पे बैठा है 8 घंटे और कॉल कर करके लोगों को पूछ रहा है, क्या ये कोई मशीन कर सकती है? क्या AI चैटबॉट, अगर AI एक असिस्टेंट हो, वो लोगों को कॉल करे और कॉल करने के बाद बोले कि सर हमारे पास ये ऑफ़र है, आप इसको एक्टिवेट करना चाहोगे, या हमारे पास इंश्योरेंस प्लान है, आप इसको चाहोगे, या अभी हमारे पास ये स्टॉक है, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहोगे, या आप अपनी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस करना चाहोगे। तो चीज़ें तो स्क्रिप्टेड ही हैं। आप एक डोमेन को पकड़ो, उसमें आप इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस आप एक चैटबॉट बनाओ जो आपको इस तरह से रिस्पॉन्स करे कि आप ह्यूमन को रिप्लेस कर दो। नहीं, अब देखें, इससे फ़ायदा होगा बिजनेसेस को। अब आप चाह रहे हैं कि आपका कोई प्रोडक्ट है और आपने उसे सेल करना है, लाइक आप अपना कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, लाइक ब्यूटी का प्रोडक्ट लेके आते हैं और आपने उसे सेल करना है, तो आप क्या करोगे? मार्केटिंग करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला आप ऐड चलाओगे, दूसरा आप ईमेल करोगे किसी को कि दिस इज़ माय प्रोडक्ट, ये ऑर्गेनिक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके बाय कर सकते हो। तीसरा आप उसको कोल्ड कॉल करोगे, सिंपल उसका नंबर लोगे और उसको कॉल करोगे। सो 3 तरीके होते हैं मार्केटिंग के। पहला कोई बता सकता है? पहला एड्स, दूसरा ईमेल करना, तीसरा कॉल करना। पूरी इंडस्ट्री इसी पे चल रही है। अगर किसी को कोई भी काम करना होता है तो क्या कॉल वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ? अब सोचो, आपका प्रोडक्ट है, आपने 10 बंदे हायर किए, आपने उनको बिठाया, सिस्टम दिए, उनके कुछ एक्सपेंसेस हैं, उनको पे कर रहे हो, और जब एक बंदा कॉल करता है तो वो पर कस्टमर लाइक यहाँ 1 घंटे का लाइक कितने रुपए चार्ज करता है आपसे? लाइक लेट्स सपोज वो 25, एग्जांपल के तौर पे वो 1 घंटे का 25 रुपीज़ आपसे चार्ज कर रहा है, ठीक है, या एक कॉल के 25 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। उसकी जगह अगर AI आ जाए तो वो एक कॉल करने के आपसे सिर्फ 2 रुपये चार्ज करे। तो सोचो, जहाँ आपके पास स्पेस लिमिटेड थी, आपने 8 बंदे या 10 बंदे बिठाए हुए थे, वो कॉल्स करके आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे थे। अब वहाँ पे
एट अ टाइम आप हज़ार AI, आपके पास हज़ारों AI हों, मतलब हज़ारों चैटबॉट्स हों, आपने जस्ट वन क्लिक करना है और वो हज़ारों कॉल करें, और कॉल करने के बाद लाइक वहाँ से जो भी चीज़ें हों उनकी क्यूरी क्लियर करने के बाद वो आपके प्रोडक्ट को मार्केट करें ऑर्गेनिक वे में। उन्हें उन्हें ये एहसास भी नहीं होगा कि कॉल AI कर रहा है या ह्यूमन कर रहा है, उन्हें ये चीज़ का एहसास नहीं होगा, वो इस तरह से बात करेगा। जब आप चैट GPT से बात करते हो या कोई काम करवाते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे किसी इंसान ने लिखा हुआ है टेक्स्ट। जब आप अपने दोस्त, अगर आपने अपने दोस्त को मैसेज करना है तो उसको बोलते हो कि राइट अ मैसेज इन अ फ्रेंडली वे टू माय फ्रेंड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट अ मैसेज इन रोमन उर्दू फॉर माय फ्रेंड टू वॉच मूवी। अगर ठीक है, अब वो लिख देगा प्रॉपर। वो आपसे AI कॉल करने के बाद इस तरह से बात करे तो क्या लगता है आपको? लाइक अगर वो थोड़ा सा प्रोफेशनल, क्या अगर AI ये कर सकता है कि वो भाई चल आज मूवी देखने चलते हैं, जब आप अपने दोस्त को ऐसे बोलोगे तो उसको पता चलेगा कि AI जनरेटेड है? उसको लगेगा कि यार आपने खुद लिखा है। पॉपकॉर्न और मस्ती फुल फ्री है ना। तो लाइक आप सोचो, अब आप इंस्टेड ऑफ 1000 लोग 100 लोगों की टीम बिठाओ, आपके पास 100 एजेंट है जो खुद कॉल कर रहे हैं और वो करें। अब जब आप लोगों को बिठाओगे तो उनमें एक प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? उनमें प्रॉब्लम होगी कि कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और कोई एक आध ऐसा होगा जो बहुत बुरा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आपके पास AI एजेंट है तो व्हाट इफ आपके सारे जितने भी वर्कर हैं वो सुपर ह्यूमन हो जाएंगे, सुपर AI एजेंट हो जाएंगे। अब सब एक जैसा काम करेंगे। अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप सबको इस तरह से ट्रेन कर दो कि सारे उसकी तरफ परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे। तो आप सोचो आपका रेवेन्यू कहाँ पर जाएगा। मैं आप बता रहा हूँ कि इन 1 ईयर अब जितने भी कॉल सेंटर्स हैं, जब आप हेल्थ लाइक जैज़ वालों को कॉल करते हो कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा या इशू है या मेरे पैसे गायब हो गए हैं अकाउंट में से, वहाँ पे AI एजेंट बैठा हो, वो आपकी प्रॉब्लम सुने, उसके पास भी आपकी कुछ डिटेल्स हैं, वो देखेगा, सर्च करेगा और आपको बता देगा। तो वाई वुड वी नीड ह्यूमन? क्यों चाहिए इंसान? बिठाना क्यों है उन्हें? वो अपनी क्रिएटिविटी को कहीं और इस्तेमाल करें तो ही AI कर सकता है। मतलब आपका बिजनेस जो है वो ऐसे ग्रोथ होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो विद द हेल्प ऑफ AI। सो मैं यहाँ पे आपका माइंडसेट डेवलप कर रहा हूँ कि आपको कोई पूछे कि हाँ भाई तुम बड़ा AI पढ़ रहे हो, तुम बड़ा डेटा साइंटिस्ट बन रहे हो, तो मुझे कोई बताओ ना कि कहाँ पे यूज़ हो सकता है, कैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो उससे पूछना कि फिर आप बताओ कि आप किस डोमेन में जॉब करते हो। तो उसको बोलो कि अगर मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूँ, तुम्हारी जॉब तो मैं खा सकता हूँ, इवन तुम्हारी पूरी इंडस्ट्री की जॉब खा सकता हूँ मैं, अगर ऑटोमेट करने पे आऊँ। अगर आपका दोस्त कॉल सेंटर में जॉब करता है तो बोले कि क्या कर रहे हो AI करके, तो बोलो भाई ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि तुम्हारी पूरी डोमेन खा देगा। सो ये जैसे एक एग्जांपल थी। इवन आप अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो बोलेंगे कि लाइक ये तो AI जस्ट सिर्फ क्या कर पा रहा है, लाइक टेक्स्ट है, मुझे तो ह्यूमनॉइड फील ही नहीं आएगी इसके साथ। तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था, AI की हैकिंग हो सकती है, लाइक हो रही है। कुछ लोग डाटा है ना, तो इट्स अ डाटा, तो साइबर सिक्योरिटी, हाँ आने वाले टाइम में 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होगी, साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस। हर फील्ड, अगर आप इन 2 फील्ड में होना तो आप सबसे ज़्यादा अर्न करोगे। अगर मैं डाटा AI में नहीं होता तो मैं साइबर सिक्योरिटी में होता, अगर मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं होता था। डाटा साइंस में भी आपको पता है आने वाले फील्ड में जो AI डाटा साइंस बदलेगा वो साइबर सिक्योरिटी को बदल देगा।
उनको अपनी फील्ड को, उनको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा सिर्फ डाटा एआई की वजह से, क्योंकि एआई जो है वो इस तरह एआई खुद से सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देगा। एआई जो साइबर सिक्योर, अब हमारे मोबाइल में कोई भी मैसेज आता है व्हाट्सएप पे तो इनक्रिप्टेड होता है ना। व्हाट इफ़ एजीआई आ जाए, एजीआई आने के बाद वो इनक्रिप्शन जो है उसको ऑटोमेटिकली डी इनक्रिप्ट कर ले। जब आप मैसेज भेजते हो अपने दोस्त को, वो कैसे जाता है, वो एक पाथ के थ्रू ट्रैवल करता हुआ आपके दोस्त पे जाता है। अब मोबाइल के लिए आपके लिए समझना मुश्किल होगा, लेकिन सोचो आप कंप्यूटर पे मैसेज करते हो तो इसके पीछे एक इंटरनेट वायर लगी है, दिस वन। अब इस वायर के थ्रू डाटा फ्लो करेगा आपका मैसेज और आपके दोस्त के पास चला जाएगा, उसके कंप्यूटर पे चला जाएगा, ठीक है। और व्हाट इफ़ बीच में इस केबल के डाटा को कोई हैक कर ले और वहाँ से डाटा निकाल ले, लेकिन वो डाटा इनक्रिप्टेड होगा। इनक्रिप्टेड कैसे, अब अली है ना लेट्स सपोज, तो आप ए की जगह बी कर दो, एल की जगह एम कर दो और आई की जगह उसका नेक्स्ट वर्ड कर दो, तो ये क्या होगी, इनक्रिप्शन। आपने डाटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो किसी को समझ में नहीं आएगा। इनक्रिप्शन इसे बोलते हैं। अगर किसी को पता नहीं हो कि इनक्रिप्शन क्या होती है, जब आप वो व्हाट्सएप पे कॉल करते हो तो वो बोलते हैं ना कि आपका मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो इट्स मीन वो इस फॉर्म में है कि अगर कोई हैकर बीच में आ जाए और आपके डाटा को रीड करने की कोशिश करे तो वो नहीं कर सकता। और एआई जो है, अब ये बताने का मोटिव ये था कि एआई जो है वो ऐसे मॉडल डेवलप करेगी, वो जो एजीआई जो होगा, अभी एजीआई आया नहीं है, 10 से 15 साल तक में भी आए, तो वो ऑटोमेटिकली डाटा को अनइनक्रिप्ट कर देगा। लाइक वो उस फॉर्म में देख लेगा और देखने के बाद दोबारा इनक्रिप्ट करके आपको भेज देगा आपके दोस्त को। तो एआई की वजह से साइबर सिक्योरिटी वालों को भी खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, उनकी फील्ड भी कम्प्लीटली बदल जाएगी। किसका? ओके ओके। मेरा इतना वेब डेवलपमेंट में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर कोई वेब डेवलपर है तो वो इसको अच्छे वे में आंसर कर सकता है। अगर कोई वेब डेव है आपका दोस्त, तो आप ये क्वेश्चन उससे करेंगे या एआई से करोगे तो वो आपको मे बी इन अ बेटर वे आंसर कर सके। तो क्योंकि मैं वही क्वेश्चन का आंसर करता हूँ जो मुझे पता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, सो दैट क्योंकि कभी भी किसी को वो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जो आपके पास नहीं है। मेरा ये मानना है कि कभी भी इंस्टेड ऑफ किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देने की बजाय आप उसको बता दो कि आपको यहाँ से सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अगर आप इससे पूछ लेते हो कि एआई डेवलप वेबसाइट्स डाउन रैंक और वाया गूगल इन शॉर्ट 2 लाइन्स, मतलब 2 लाइन्स के अंदर मुझे बता दूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसने बता दिया कि गूगल ने एआई डेवलप वेबसाइट को नीच रैंक करना शुरू कर दिया है। अब क्वालिटी एंड ओरिजिनलिटी पे ज़्यादा फोकस होगा। मतलब वो वेबसाइट जिनकी क्वालिटी अच्छी है और जो ओरिजिनल है, ठीक है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसके पीछे एल्गोरिदम्स होते हैं डिफरेंट। लाइक हम अपनी वेबसाइट डेवलप करेंगे, बट हम स्ट्रीमलीट को यूज़ करके करेंगे वेबसाइट्स। लाइक स्ट्रीमलीट
वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए है, पाइथन के अंदर आता है वो। लाइक अगर आपको पाइथन आती है तो आप स्ट्रीमलीट को यूज़ कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट के लिए है। हाँ, इट्स अ लाइब्रेरी। आप लिखोगे पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट, आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे आज कोई बता सकता है कि एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में फ़र्क कहाँ पे है? एनीबॉडी? क्योंकि जहाँ पे भी जाओगे पहला क्वेश्चन यही होगा। न्यूरन की बेस पे। हाँ राइट, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इस तरह से इंटरव्यू में आंसर करोगे तो पक्का सिलेक्ट हो जाओगे। अब न्यूरॉन कैसा दिखता है अगर किसी को पता हो तो? न्यू अब ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन ऐसा दिखता है, लाइक ये जो आर्किटेक्चर है दिस, या फिर ये। अब इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, एआई इंस्पायर्ड है ह्यूमन ब्रेन से, ह्यूमन ब्रेन के एक्चुअल सेल नहीं है। जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन काम करता है, डीप लर्निंग उस तरह से काम करता है, इंस्पायर्ड है, सिमिलैरिटीज़ हैं, बट सेम वही सेल हम डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है वो तो हमें भी नहीं पता, साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है। सो इट्स जस्ट इंस्पायर्ड। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, इट्स मीन यहाँ से आपके पास कुछ डाटा आ रहा है इस सेल के अंदर, दिस वन इज़ अ सेल, और इस सेल के अंदर कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन के इस सेल के अंदर कुछ कैलकुलेशन होती हैं, जैसे 2 × 2 4 हो गया, 5 और 5 6 हो गया। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और हम देखने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, कि ये कैट है या डॉग है, तो इस सेल ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। हर सेल कुछ चीज़ें देखेगा, एक सेल देखेगा जो एजिस को देख लेगा, एक सेल जो होगा वो आइज़ को डिटेक्ट कर लेगा, एक सेल होगा वो, हर सेल थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। इस तरह डीप लर्निंग के अंदर भी बहुत सारे न्यूरॉन्स मिल के डीप लर्निंग को बनाते हैं, लाइक एक मॉडल को ट्रेन करते हैं। सो इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन। सो कोई आपसे पूछे कि एआई क्या है, आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे मशीन लर्निंग क्या है, आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे डीप लर्निंग क्या है, आपको पता होना चाहिए। इसको पढ़ाने का मोटिव यही है कि यही है जो है एआई में, सब कुछ इसी के अंदर है। यहाँ पे लिखा होगा, अब ये जो है यहाँ से आप डाटा जा रहा है माइंड के अंदर, ये जो लाइंस हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस हो रही हैं फाइनली, और यहाँ से कुछ कैलकुलेशन होने के बाद फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन को डाटा ट्रांसफ़र कर देगा यहाँ पे, ठीक है, और इसका पिछले का कुछ डाटा निकलेगा वो इसके पास चला जाएगा। वो सारी कैलकुलेशंस होती हैं। और ये कैलकुलेशंस कैसे होती हैं? हमने जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाया है ना, वो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। अब जब भी आप कहीं पे बाहर जाओ या ट्रैवल करो तो आप सोचो अपने माइंड में कि क्या एक्चुअली आपने इस तरह से सोचना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जॉब के पीछे नहीं भागना, स्टार्टअप नहीं सोचना, ये नहीं सोचना आपने कि मैंने स्टार्टअप करना है, नहीं, कभी भी ये मत सोचना। हमेशा सोचना कि मैंने प्रॉब्लम को पकड़ना है और उसका सलूशन डेवलप करना है। जब आप किसी प्रॉब्लम को पकड़ोगे और उसका सलूशन डेवलप कर दोगे ना, तो क्या होगा, लोग आपको पे करना शुरू कर देंगे, और जब लोग आपको पे करना शुरू कर देंगे तो आप अर्न करना शुरू कर दोगे। तो वो इनडायरेक्टली फिर आप उसको कितना स्केल कर सकते हो वो आपके ऊपर है। सो जब भी आप किसी चीज़ को देखो तो आप बोलो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब इस अकेडमी के अंदर कोई मुझे बता सकता है प्रॉब्लम क्या है? आप रोज़ आते हो, आप अटेंडेंस खुद करते हो ना, लाइक रजिस्टर पे करते हो। वट इफ़ यहाँ पे कैमरास तो लगे हुए हैं, वट इफ़ जितने भी लोग आ रहे हैं उन सब की इमेजेस पे मॉडल ट्रेन करके आप कंप्यूटर के अंदर डिप्लॉय कर दो, और उसको करने के बाद जैसे ही लोग आएँ
वो मॉडल ऑटोमेटिकली सबकी अटेंडेंस लगाता जाए। फेस रिकग्नाइजेशन डीप लर्निंग में आता है, CNN को यूज़ करके। वो होते हैं आउटलायर्स, मतलब इस केस में लाइक आउटलायर्स डाटा के अंदर हम हैंडल करते हैं। लाइक अब कुछ चीज़ें होती हैं ना, हम उसके लिए एडिशनल चीज़ें देखते हैं, वो डिटेक्ट कर लेगा मॉडल। या तो दोनों के ऊपर वो मार्क कर देगा कि ये दोनों सेम पर्सन है, और अगर दोनों में थोड़े से भी डिफरेंट होंगे तो वो फिर मार्क कर देगा कि ये डिफरेंट पर्सन है। लेकिन अगर दोनों बिल्कुल सेम है तो दोनों को सेम पर्सन ही एज अ रिकॉग्नाइज करेगा। जस ठीक हो गया। तो व्हाट इफ अगर आप में से कोई जाता जाता यहाँ पे आफ्टर 2 मंथ कोई यहाँ पे नहीं ऐसा सिस्टम बना के दे जाए जो कैमरा से ऑटो अटेंडेंस लगाता हो। जैसे ही बस नया स्टूडेंट्स आया है, उन्होंने उसकी इमेज लेके वो मॉडल को दे देनी है, और वो अगले दिन जब स्टूडेंट्स आएगा वो ऑटोमेटिकली उसकी अटेंडेंस लगा देगा। ज़रूरत ही नहीं है ना थंबनेल की। वो कुछ जो थोड़े एडवांस टीचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उन्होंने वो फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम रखा होता है। आप जैसे ही एंटर करते हो, आप फिंगरप्रिंट लगाते हो तो आपके घर एक मैसेज पहुँच जाता है कि आप अदारे के अंदर एंटर हो गए हो। और जब आप बाहर निकलते हो, आप दोबारा से अटेंडेंस लगाते हो तो आपके घर में सेम मैसेज आता है नंबर पे कि आपका बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट से निकल गया। तो ये क्या था? एक मैनुअल काम है जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, मतलब वो पे कर रहे हैं, मतलब ये सारा सिस्टम वहाँ पे चल रहा है। बट इफ़ आप उनके पास जाओ और उन्हें बोलो कि सर मैं आपको एक ऐसा मॉडल डेवलप करके दूंगा, जैसे ही कोई स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये जो कैमरा सामने लगा हुआ है ये उसकी अटेंडेंस लगा देगा, और जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये जो अपोजिट साइड पे कैमरा है ये बोल देगा कि वो इंस्टीट्यूट से चला गया। ठीक है, तो वहाँ पे कोई चीटिंग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो अटेंडेंस लगा के बाहर निकल जाए कि मैं आया था लेकिन जाते हुए मैं अटेंडेंस लगाना भूल गया, क्योंकि जैसे वो जाएगा तो वो मॉडल ऑटोमेटिकली देख लेगा कि ये चला गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोल्यूशन डेवलप करके दोगे तो आप सोचो उससे कितने चार्ज करोगे। 5 लाख भी चार्ज कर सकते हो, फिर आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट को जाके बेच सकते हो और ये बना सकते हो, ये मुश्किल नहीं है। लेट मी शो यू। जस्ट कैमरा यूज़ होगा, जस्ट आपको कैमरा चाहिए होगा जो लगा हुआ है, बाकी वो आप डीप लर्निंग के थ्रू आप कर लोगे। सो इट कैन बी योर स्टार्टअप आइडिया। आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। इवन लाहौर के अंदर 50 लाख तक की फंडिंग आपको मिल जाएगी नैवटेक के अंदर और NIC के अंदर। वो भी CNN ही है बेसिकली। वो डीप लर्निंग के अंदर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये जो इमेज रिकग्नाइजेशन है जिसमें आप इमेज को आइडेंटिफाई करते हो वो आता है डीप लर्निंग के अंदर। मुझे इसकी मैं वीडियो बताता हूँ। CNN वीडियोस रिकग्नाइजेशन और इवन ये आपको फ्रीली ओपन सोर्स पर मिल जाएंगे। ये देखो, ये आपको मॉडल बनाना सिखा रहा है। जब आप इस कंप्लीट वीडियो को देख लोगे तो उसके बाद एट द एंड आपके पास आपका मॉडल होगा। अब मैं बोलता हूँ कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। अगर इवन आप ये कर सकते हो कि जैसे किसी ने आपका फ़ोन पकड़ा है तो ऑटोमेटिकली उसकी पता चल जाए, उसकी पिक्चर क्लिक कर लो, ये मैनुअली हो जाएगा। हाँ, जब आप अपने फ़ोन पे जाते हो, जब फेस लॉक लगाते हो, आपके अलावा कोई पर्सन आके आपका फ़ोन ओपन करने की कोशिश करता है तो क्या होता है? फ़ोन ओपन नहीं होता ना, क्योंकि आपके फ़ोन ने रिकॉग्नाइज कर लिया ना, क्योंकि तो ऑलरेडी सिस्टम बन चुका है। CNN मतलब कोई उसके पीछे
ये कोडिंग से नहीं हुए। कोडिंग से हमने कल गेम बनाई थी, आपको याद होगा, वो कोडिंग से हुआ था। ये विद द हेल्प ऑफ डाटा हुआ, मतलब इसने कोड खुद लिखा है, हमने उसको सिर्फ डाटा दिया है। हमने उसे सिर्फ जो डाटा दिया है, लाइक अगर आप कैमरा वाला जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे स्टार्टअप आइडिया, तो उसमें आप लोगों को इमेजेस देते हो। सिर्फ इमेजेस क्या है? डाटा है। आप सिर्फ इमेजेस देते हो और मॉडल को बताते हो कि आपने ये वाला आर्किटेक्चर यूज़ करना है, हम डिफरेंट आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, और वो ऑटोमेटिकली कोड लिख लेगा, हर चीज़ ट्रेन हो जाएगी, मतलब वो खुद ही इक्वेशन बिल्ड कर लेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अच्छा ये देखिएगा, अब ये देखें, एप्पल है, वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि दिस इज़ एप्पल। ये इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इवन वो पर्सन के हैंड को, इवन आप ऐसा स्टार्टअप बना सकते हो जिसमें एक्सरसाइज बंदा कर रहा है और आप बता रहे हो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। इसी तरह आप लोगों की अटेंडेंस भी लगा सकते हो। अगर वो इसको रिकॉग्नाइज करके बता सकता है दिस इज़ एप्पल, तो जैसे ही वो किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज करेगा तो वो आप उसकी अटेंडेंस लगा दोगे सिंपली। वो मॉडल खुद ही डेवलप करता है, जस्ट आप उसको डाटा देते हो। लाइक देखें, अब लॉजिक होता है कि एक लॉजिक, कल आपने गेम बनाई, उसमें आपने कुछ लॉजिक लिखा, ऐसे ही है, उस लॉजिक को कंप्यूटर ने समझा और समझने के बाद उससे गेम बन गई। ठीक है, उसके लिए आपने कोड लिखा, लेकिन अब ये जो मशीन एआई है, इसमें क्या हुआ, इसमें आपने सिर्फ डाटा दिया और साथ इनपुट दिया, उसने खुद से लॉजिक क्रिएट कर लिया, उसने खुद से एक मैथमेटिकल, बेसिकली लॉजिक क्या है? मुझे कोई बता सकता है लॉजिक क्या है? मतलब जब आप एआई की बात करते हो तो इसके अंदर लॉजिक क्या है, मतलब काम कैसे करता है? उसके पीछे सिर्फ मैथ, बेसिकली लॉजिक मैथ ही है ना। लॉजिक मतलब जब आप किसी चीज़ को प्रूव कर दो, आपको पता हो कि 2 जमा 2 4 होंगे। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 होंगे। ठीक है, जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 होंगे, तो वो लॉजिक है ना। तो ये जितनी भी एआई है, ये इसके पीछे मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं। वो क्या हैं, कैसे हैं, इवन ये मॉडल कैसे काम करते हैं, डीप लर्निंग के रिसर्चर्स को नहीं पता अभी तक। वो सिर्फ बनाना आया उन्हें ये नहीं पता कि इसके पीछे कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। वो बना तो सकते हैं, लेकिन अभी तक वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए, रिसर्चर्स को भी नहीं पता। बस आपको ये पता है कि ये काम करता है, कैसे काम करता है नहीं पता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, किसी मॉडल के अंदर बिलियन ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, बिलियन। अब एक पैरामीटर के अंदर एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, और कितनी इक्वेशन हो जाएंगी? बिलियन ऑफ इक्वेशन। तो एक बंदा जो है या रिसर्चर बैठ के बिलियन ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व तो नहीं कर सकते ना। अब किसी को, हाँ, ऑब्वियसली नंबर्स, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। अब मैं आपको बताऊं, आपने पूछा ना कैसे करते हैं, तो 10 जमा 10 क्या होता है? 10 जमा 10 कैसे हुआ? आपको कैसे पता 20 होगा? इसी तरह जब आप स्टडी करते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली कोड लिखना शुरू कर देता है, मतलब उसको पता है कि ये करने से ये होगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा। अब मैं आपसे पूछ लूँ मोड 5 मोड 2 क्या होगा, या 3 मोड 5 क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ। मोड किसी को नहीं पता हो तो 3 मोड 5 या 3 मोड 5 क्या होगा? हाँ, अब 5 मोड 3, लो आप इसको परसेंटेज समझते होगे ना आज तक, आपके लिए तो ये परसेंटेज होगा ना।
अब ये पता है जब आप बचपन में वो लिखते थे ऐसे पैरेंथेसिस लगा के और उसके अंदर पहले एक नंबर डालते थे और दूसरा उससे मल्टीप्लाई करते थे और जो बाकी रिमाइंडर बच जाता था आप कहते थे ये है वो। तो 5 more 3 अब आपको पता चल गया है, नेक्स्ट टाइम आप कर लोगे सॉल्व, लेकिन इससे पहले आपको नहीं पता था। अब कोडिंग भी आपके लिए इसी तरह, अभी आपको नहीं पता है, लेकिन जब आप 1 मंथ गुजार दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे होगा। आपका माइंड ऑटोमेटिकली चीज़ों को हल करना शुरू कर देगा। याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना, बस कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक आपको स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए, बाकी आपका माइंड खुद ही चीज़ें प्रैक्टिस के साथ विद द टाइम ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा। याद नहीं करना है आपने चीज़ों को। अगर मैं आपके सामने कोई कोड लिख भी दूँ अभी कि अब मैं आपने मुझे लॉजिक का पूछा है ना, तो आपने अब इसको सीरियसली नहीं लेना, जस्ट मैं इन्हें समझा रहा हूँ सो दैट समझ आ जाए। हम इसको आने वाले में भी 4-5 दिनों में देखेंगे, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास ये सारे नंबर पड़े हुए हैं। मतलब ये समझ लो कि आप ऐसे समझ लो कि आपके पापा हैं, उन्होंने आपको 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये सबके सिक्के दे दिए हैं, डिफरेंट 20 रुपये का सिक्का है। आप कहेंगे कि 6 का नोट नहीं होता, लेकिन सपोज कर लो है। तो अब मैं बोलूँगा कि मुझे ना बताओ कि तुम्हारे पास 5 का नोट है या नहीं। यहाँ तुम्हारे पास 6 रुपये हैं, लाइक तुम्हारे पास 6 का नोट है या नहीं, तो कैसे करोगे? दिस इज कॉल्ड, मतलब आप कैसे लॉजिक करते हो। मतलब आपको पता है कि मेरे पास है, आपको पता है कि पहले मैं इसको देखूंगा, पहला नोट देखूंगा कि ये क्या, ये 6 रुपये का नोट है, नहीं। फिर आप यहाँ पे आओगे, क्या ये 6 रुपये का नोट है, नहीं। क्या ये 6 रुपये हैं, नहीं। क्या ये 6 रुपये हैं, आप बोलोगे हाँ। और लेट्स सपोज मैं अगर बोल रहा 100 रुपये का नोट, वो तो नहीं है, तो आप पहले दोबारा चेक करते क्या ये 100 का है, नहीं। क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये नहीं है। फिर जब आप सारे नोट देख लेते आप बोलते मेरे पास तो नहीं है। और ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं क्वेश्चन। हाँ हाँ, अब इसके लिए आप कोड लिखते हो फॉर आई इन एल, ठीक है। और आप यहाँ पे लिखोगे इफ़, ठीक है। अभी ये कुछ समझ नहीं आना, आपको समझने की कोशिश भी मत करना, ठीक है, ठीक है। इफ़ आई, अगर आई बराबर हो जाए कभी, किसके इक्वल हो जाए, यहाँ पे मैं अपना नंबर दे दूँगा 6 के, ठीक है। तो मुझे क्या दे देना, मुझे बता, यहाँ पे प्रिंट कर देना मेरे पास नोट है, मतलब मेरे पास नोट है, ठीक है। और उसके बाद अगर ठीक हो गया, अब मैं जैसे इस कोड को रन करूँगा और उसने रन करने के बाद क्या बोल दिया, मेरे पास 6 रुपये का नोट है। और अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 6, अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ और मैं दोबारा से बोलूँ, उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि नहीं होने का लॉजिक तो मैंने लिखा ही नहीं है ना, ठीक है, ओके। अब उसके लिए नहीं होने के लॉजिक के लिए मैं यहाँ पे उसके लिए भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा ना एंड पे कि मेरे पास नहीं आया, तो हर दफ़ा चल जाएगा कोड। उसके लिए फिर मुझे अलग से कंडीशन हैंडल करनी पड़ेंगी डिफरेंट तरह से। लाइक मैं यहाँ पे एक बूलियन बना लूँगा कि यहाँ पे बोलूँगा नोट है इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब अभी मेरे पास नोट नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जैसे ही मुझे मेरा नोट मिल जाएगा, तो मैं बोलूँगा नोट है, सही है। इसको मैं कर देता हूँ, मार्क कर दिया मैंने कि है ट्रू, ठीक है। और जैसे ही मैं एट द एंड आ जाऊँगा नीचे, तो अब मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि अगर नोट है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल दो, प्रिंट में कर दो मेरे पास नोट है, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास नहीं हो, एल्स
एल्स मतलब नहीं, तो इसको बोल देना प्रिंट मेरे पास नोट नहीं है। हाँ सिमिलर, क्योंकि मैं भी सी में ही कोडिंग करता था इससे पहले। हाँ तो ठीक हो गया। अब आप जैसे इस कोड को रन करोगे तो 100 का नोट आपके पास नहीं है ना, तो आप रन किया तो उसने बोला मेरे पास नोट नहीं है, ये उसने बोल दिया। यहाँ पे आपने एक लो कोड लिखा हर चीज़ के लिए, हर कंडीशन के लिए। ये है पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एआई की हेल्प से कुछ नहीं हुआ। एआई में होता तो क्या होता, अगर एआई से होता तो क्या कैसे होता, कोई बता सकता है? हम सिर्फ डाटा देते, हम उसको सारे नोट दे देते, बस वो खुद ही उसके पीछे ये कोड खुद ही लिख लेता कि है या नहीं है। बस हम सारे उसे नोट देते, वो खुद ही चेक करके बता देता कि मेरे पास नोट है या नहीं है। हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ पे चेक करूँ कि क्या मेरे पास 6 का नोट है, ठीक है, बस मैंने ये अपना पूछना है उससे, जस्ट मैं वो पूछ रहा हूँ। तो जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ पे बता देगा मेरे पास नोट है, एंड पे उसने बता दिया। लाइक यहाँ पे आप जो भी नोट पूछना है यहाँ पे लिख सकते हो, ये जो भी नंबर पूछना है यहाँ पे आके उसे मेंशन कर सकते हो, वो खुद ही पूछ लेगा। 1000, 1 लाख, 2 लाख, बट अभी के लिए समझना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट इनके लिए था। हाँ फॉर लूप मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होता है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, उसके अंदर एक और फॉर लूप लिख देंगे, उसके अंदर एक फॉर लूप लिख देंगे, क्या होगा कैसे होगा सब बताऊंगा। और लिखना कब है वो भी बताऊंगा, और लिखने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी बताऊंगा, और टाइम कितना लगता है। बड़ी कंपनीज पूछती हैं कि कितना टाइम लगता है, क्या सीन है, अच्छा कोड क्या होता है वो भी बताऊंगा, बुरा कोड क्या होता है वो भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मोटिव है कि ये है लॉजिक। आपके पास एक क्वेश्चन का आंसर था कि लॉजिक क्या है, कैसे बिल्ड करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं। और अगर यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ डिक्शनरी की तरह पड़ी होती तो क्या मैं फिर भी जाके एक एक वैल्यू चेक करता? अगर आपके पास डिक्शनरी होती तो आप हर एक वर्ड पे जाके चेक करते। लाइक अगर आपके पास जो नोट थे वो पहले 1 का नोट होता, फिर 2 का होता, फिर 3 का होता, फिर 4 का होता, तो आप क्या करते? आप पहले 1 का नोट करते, फिर 2 का, 50 का नोट चाहिए तो आप क्या करते? पहले 1 का खोलते, 2 का, ऐसे नहीं करते ना। आप आधे नोट उठाते और देखते कि मेरा कहाँ पे हूँ, मैं 60 पे हूँ, 60 पे हूँ तो आप वापस आते, थोड़े नोट और कम करते, आप 50 की तरफ आते, आप फिर खोलते, आप आ जाते 48 पे या 45 पे, तो आप बोलते ये तो मैं पीछे आ गया हूँ, तो आप अगले नोट कम करते हो, लाइक आगे की तरफ जाते हो, आगे पीछे, तो इससे आपको नोट जल्दी मिल गया। तो इट्स मीन ये एल्गोरिदम अच्छा था एज़ कम्पेयर टू एक एक जाके चीज़ों को देखना, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इंस्टेड ऑफ कि मैंने बस कम ज़्यादा करके चीज़ों को ढूंढ लिया। और सोचो अगर मेरे पास 1 लाख हो तो मैं एक एक नोट को देखूं और मुझे 80,000 वाला नोट चाहिए हो तो कितना टाइम लगेगा? एक एक नोट को देखूंगा, जब तक 80,000 तक नहीं पहुंचूंगा देखता जाऊंगा। लेकिन अगर वो सारे नोट 1 से लेके 1 लाख की ऐसे पड़े हुए हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3, मैं आधे नोट उठाऊंगा देखूंगा 50,000 पे हूँ, फिर आधे उठाऊंगा देखूंगा 75 पे हूँ, फिर कुछ उठाऊंगा देखूंगा 80 पे आ गया, बस ठीक है, तो आपका काम जल्दी हो जाता है। सो अच्छे प्रोग्रामर की निशानी ये होती है कि वो पैटर्न देखता है। एआई क्या करता है? पैटर्न को रिकग्नाइज करता है। जब ह्यूमन एआई छोड़ दें, इंसानी ब्रेन क्या करता है, हम क्या करते हैं? पैटर्न। जब मम्मा खाना बनाती है तो कैसे पता है 2 रोटियाँ, उन्हें पता है कि 2 ही खाते हैं, वो एक पैटर्न है, मतलब एक चीज़ उसने सीख लिया, उसको पता चल गया। जब आप यहाँ से आते हो तो एक ट्रैवल करते हुए एक कॉस्ट लगती है आपकी, ठीक है। अगर कोई लोकल आता है तो उसे पता है मुझे 50 रुपये लगते हैं, तो उसको पता है, उसने एक पैटर्न। अब हर रोज़ नहीं पूछता रिक्शे वाले से कि 50 या कितने, उसको पता है वो उतने पैसे दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप कुछ भी करते हो, आप सोते हो रात को, क्यों सोते हो? इट्स अ पैटर्न, क्योंकि ये करते हो आप, ठीक है। किसी भी चीज़ के पीछे दिन होता है, रात होती है, ये एक पैटर्न है, हर चीज़ के पीछे पैटर्न है। आप जब फर्स्ट दिन इस क्लास में आए थे तो आपको पता नहीं था कि ये वाली क्लास होगी,
सो फिर आप कल आए, आज आप खुद ही आके यहाँ पे बैठ गए, किसी से पूछा भी नहीं, कैसे पता चला? आपने एक पैटर्न को नोटिस कर लिया। यही क्या करता है, पैटर्न को फाइंड करता है। जब हम बेसिकली ये जो ब्रेन है हमारा, ये है बायोलॉजिकल ब्रेन। थोड़ा सा मुश्किल हो गया, बायोलॉजिकल ब्रेन है ना हमारा, बिकॉज वो बायोलॉजी तो पढ़ी होगी सबने, मैंने नहीं पढ़ी बाय द वे, लेकिन बायोलॉजिकल ब्रेन है हमारा। कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होगा फिर? डिजिटल ब्रेन या आर्टिफिशियल ब्रेन, मतलब एक डिजिटल ब्रेन है ना हमारा। ये वो डिजिटल ब्रेन है, ये बायोलॉजिकल ब्रेन है। तो हमने इस ब्रेन को उस ब्रेन में कन्वर्ट करना है। कल की क्लास काफ़ी बच्चों ने बोला कि बहुत मुश्किल थी, तो आज फिर मैंने ना वो मुश्किल चीज़ें आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं लाइक वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो बच्चों को समझ में आसान है। आपका टास्क दिया हुआ है मैंने आपको, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, पहला टास्क वो है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस। उसके बिना फ़ायदा नहीं है। आप कुछ भी करो, किसी को पता ही नहीं है। जब आप जॉब लेने के लिए जाते हो, तो आप जाते हो तो उन्हें पता चलता है ना आप हो। अगर आप जाओगे नहीं तो जॉब नहीं मिलेगा। सो अगर आप किसी को पता है कि आप एग्जिस्ट करते हो, तो ही लोग आपके पास आएंगे ना। इट्स अ मार्केटिंग, आपकी मार्केटिंग हो रही है। तो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, उसे कंप्लीट करो, फिर मुझे भेजो, मैं हर एक की रिव्यू करूँगा। लाइक ओके, तो समझ में आ गया कंप्यूटर क्या करते हैं, एआई क्या करता है। अभी भी किसी को शक हो कि एआई क्या करता है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है मुझे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी के माइंड में आ रहा हो तो वो पूछ लो। हो गया, इतना समझ आ गया? क्या? मैं YouTube पे अपलोड करूँगा, आपको लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ पे देखेंगे। क्या? आप मुझे वो ग्रुप में शेयर कर देंगे ना? ग्रुप में आपका ग्रुप बना हुआ है ना, वहाँ पे आप जस्ट प्रोफाइल का यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे, ये वाला लिंक, इसको कॉपी करेंगे इस लिंक को और वो पेस्ट कर देंगे। किसी को और नहीं समझ आई तो मैं बता देता हूँ कि आपकी प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे लिंक होगा। लाइक जैसे ही आप कुछ सर्च करते हो ना, तो यहाँ पे लिंक अपीयर हो जाता है। उस लिंक को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। जब आपका रिक्रूटर होगा, आपने अपने रिक्रूटर को भी यही लिंक भेजना है, ठीक है? रिज्यूमे में जब ऐड करना है तो यही लिंक लगाना है वहाँ पे भी। ये आपका पोर्टफोलियो है, ये लिंक्डइन आपका पोर्टफोलियो है। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपका वर्क। एक पोर्टफोलियो है कि आप वेबसाइट बनाओ, ठीक है, बट ज़रूरत कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोगों के पास यही उनका पोर्टफोलियो है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। यही पोर्टफोलियो है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट ऐड करो, सब कुछ ऐड करो, लिंक्स ऐड करो, यही अपने इंटरव्यू को दे दो। उसको ज़रूरत ही नहीं है आप कहीं और जाने की। रियल लाइफ एप्लीकेशन तो सबको पता होंगी एआई की, क्योंकि सबके लिए अब बोरिंग हो गया है, ये तीसरी दफ़ा देख रहे हो आप, ठीक है? तो लेकिन रिपीट करने का मोटिव यही है कि आप को पता हो, आपको ये चीज़ें भूलने, हाँ, ये चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप किसी बंदे के पास जाओगे, उसे नहीं पता होगा। अगर कोई BS जिसने 16 की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है, BS डाटा साइंस, BS IT, उससे जाके क्वेश्चन पूछना नहीं पता होगा उसे, किसी को नहीं पता होगा। एवं मुझसे पूछना कि कभी कोड किया है, मोस्टली आपको 95% ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने कोड ही नहीं किया अभी तक, जिन्होंने कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया। वो आपने डिस्पोजेबल ग्लास बोला था आपको, आपने दिए नहीं। देख लो जस्ट एक दफ़ा। आई डोंट थिंक सो कि बताने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर, फिनेंस, ठीक है। 2015 में जो हमारे मॉडल्स थे वो इस तरह की इमेज ही जनरेट कर सकते थे। 2018 में हमारे मॉडल उस तरह की इमेज जनरेट करना शुरू कर दिए, और 2020 में इवन हम वीडियोस क्रिएट करना शुरू कर दिया। और डीप लर्निंग कब आई थी? कोई आपसे पूछे 2012 में। 2012 में डीप लर्निंग आई थी। जब 2020 में ये इमेज वीडियो बनाई थी,
जो मैंने ओबामा की वीडियो दिखाई थी आपको, उसके लिए $15,000 लगे थे उनके, $15,000 सिर्फ 1 मिनट की वीडियो क्रिएट करने के लिए। लेकिन अभी आप फ्री कर सकते हो, लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म, AI इमेज जनरेट कर सकता है। जो हमने पाइथन के थ्रू उस दिन गेम बनाई थी वो क्लासिकल प्रोग्रामिंग थी, हमने रूल्स लिखे थे हर एक केस के लिए, हमने डाटा दिया था और फिर हमारी गेम चल रही थी जिस डायरेक्शन में चाह रहे थे। लेकिन अभी हमने AI पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया। जब मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तो हम सिर्फ डाटा देंगे और आंसर्स देंगे और उसकी बेस पे कोड खुद ही लिख लेगा वो। अभी किसी को ये नहीं लग रहा कि अभी हमने मशीन लर्निंग पढ़ना शुरू भी नहीं किया, क्योंकि मेरा मोटिव आपको मशीन लर्निंग पढ़ाना नहीं है, मेरा मोटिव आपका माइंडसेट डेवलप करना है। आपको किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हो इवन, बट माइंडसेट क्रिएट करना इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग। आपका माइंडसेट बनते बनते टाइम लगता है। व्हाट इज़ डीप लर्निंग, AI क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कि आपसे पूछ ले कि मशीन लर्निंग क्या है, आप बोलो कि जब आपके पास ईमेल आता है, मशीन लर्निंग की एग्जांपल बता दो, तो आपने बोलना जब मेरे पास कोई मेल आता है वो स्पैम है या नहीं, स्पैम है या नहीं, किस फोल्डर में जाएगा, वो मशीन लर्निंग की हेल्प से हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर इमेजेस का डाटा है और मुझे बताना है कि कौन सी इमेज में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो डीप लर्निंग की हेल्प से कर सकते हो आप। लाइक मैंने एक नोट लिया, उसके ऊपर 1 लिख दिया, आप अपनी यहाँ पे डायरी के ऊपर 1 लिख दो और अब यही इमेज खींच के कंप्यूटर को दो और वो बता देगा यहाँ पे 1 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये डीप लर्निंग की हेल्प से होता है। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल पता है, जनरेटिव मॉडल चैट GPT, बार्ड, गूगल, एक और हाँ 2 ग्लासेस में पानी चाहिए, 1 में 2 में ले आइए बात है। जनरेटिव मॉडल पता है, इमेज क्रिएशन के लिए आप डेली स्टेबल डिफ्यूजन यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हैं, कब प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। अभी बस पता होना चाहिए, जब कोई आपसे पूछे, इंटरव्यू पूछे कि कहाँ पे है, कौन सा मॉडल है, तो बता सकते हो। एजेंटिक AI क्या है, किसी को पता है? जो काम को ऑटोमेट कर दे। ठीक है, आपने अपने दोस्त को मैसेज करना था, मोबाइल पे जस्ट बोलो कि मेरे दोस्त को मैसेज कर दो, मैसेज कर भी देगा, रिस्पांस नहीं आएगा तो दोबारा मैसेज करेगा आपसे पूछ के, और आ जाएगा तो आपको बता देगा। दैट्स इट। सेल्फ ड्राइविंग का एजेंटिक AI में आता है। ठीक है, जो गेम्स बनती हैं, चेस गेम पता हो किसी को, वो विद द रूल भी बन सकती है और विद द डाटा साइंस भी बन सकती है। अब डाटा साइंस में कैसे बनी है, हम सिर्फ उसको अब मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स होती हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे, उसी के अंदर सब कुछ कवर होता है। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप फिर कहते हो कि ज़्यादा हो रहा है, तो हाँ। अब उसके बाद कौन सी कंपनीज़ हैं पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। ये वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी मॉडल बिल्ड किया हुए हैं, आप जस्ट एक लाइन से इन मॉडल को लेके इनसे कोई काम करवा सकते हो। मुझे बोला था कि हमें A की वैल्यू B में चाहिए और B की वैल्यू A में चाहिए, कैसे हो, कोई बता सकता है? कि मेरे इंटरव्यू का क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन ही किए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, लेकिन इनमें से ये एक था। तो ये सोचो, ये आपसे भी पूछ सकते हैं। उन्होंने बोला था कि मुझे B की वैल्यू A में चाहिए और A की वैल्यू B में चाहिए, तो कैसे करोगे आप? हाँ, हमने एक नंबर ले लिया, आप कह रहे हैं हमने एक नया वेरिएबल ले लिया C, ठीक है, ठीक है, अभी हमने C ले लिया, आप एक नया वेरिएबल कह रहे हैं, C नया वेरिएबल हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करूँ? अब C के अंदर मैं A की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, A की वैल्यू मैंने डाल दी और अब A मेरे पास अब A की वैल्यू मेरे पास C के अंदर पड़ी हुई है, तो इट्स मीन मैं A के अंदर कोई और वैल्यू डाल सकता हूँ। मतलब A मेरा पहले कहीं पे मैंने संभाल के रख लिया है,
तो मैंने ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दी, ठीक है। और अब मेरे पास मुझे बी की वैल्यू चाहिए, अब सॉरी ए की वैल्यू मुझे चाहिए। मैंने लाइक ये सी था, मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने ए की वैल्यू डाल दी, मतलब इसके अंदर 2 आ गया, सी के अंदर 2 आ गया। और अब जो ए की वैल्यू मेरे पास स्टोर होगी तो मैंने इसे बी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब बी के अंदर मैं सी की वैल्यू डाल दूंगा, नहीं समझे, मुझे पता था आप नहीं समझोगे। अब बी के अंदर मैं सी की डाल दूँगा, तो ये मेरी वैल्यू स्वाइप हो गई। मुश्किल लग रहा है ना? किस किस को मुश्किल लग रहा है? आपको आसान है? कैसे हुआ? अब मैं प्रिंट करके 1 सेकंड आपको दिखाता हूँ। प्रिंट ए की वैल्यू और प्रिंट कर दो बी की वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे 4 आ गया और नीचे 2 आ गया, ए के अंदर 4 आ गया, बी के अंदर 2 आ गया। अगर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ए इज इक्वल टू, ठीक है, बस जस्ट दिखाने के लिए, एंड बी इज इक्वल टू, अब मैं इसको रन करता हूँ। आ गया, ए के अंदर क्या आ गया 4 और बी के अंदर क्या आ गया 2। यहाँ पे क्या है, ए के अंदर क्या है और बी के अंदर क्या था 4। यहाँ पे ए के अंदर क्या आ गया, बी के अंदर क्या आ गया। होगी वैल्यूज चेंज? कैसे हुई? अब आपके लिए एक टास्क है, ये 3 गिलास पानी के पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू ने मुझसे क्या क्वेश्चन किया कि आपके पास ये 2 गिलास हैं पानी के, इस गिलास वाला पानी मुझे उस गिलास में चाहिए और उस गिलास वाला पानी मुझे इस गिलास में चाहिए। इंटरव्यू ने मुझसे यही क्वेश्चन किया ना कि आपके पास 2 वेरिएबल हैं, लाइक अगर मैं इसको रेड कलर कर दूँ या कुछ अलग कलर का पानी हो जाए तो मुझे इस वाला उसमें चाहिए और इस वाला इसमें चाहिए। आप करें आए। हाँ, जब तक मेरे पास ये तीसरा ग्लास नहीं था ना, ये तीसरा वेरिएबल हमने सी डिक्लेयर किया, तब तक नहीं कर सकते थे आप। इट्स नॉट पॉसिबल, आप उसको उसमें नहीं डाल सकते, इसको इसमें नहीं डाल सकते। लेकिन जैसे आपके पास तीसरा ग्लास आया, आपके लिए काम आसान हो गया। अब हाँ हाँ आप करें। हाँ, इसका उसमें चाहिए। अब हाँ, ये आपके पास, इसका मुझे उसमें चाहिए था, ठीक है, आपको पता है। अब इन्होंने इस गिलास का पानी पहले इस गिलास में रख लिया, उसकी वैल्यू स्टोर कर ली सी गिलास में, और उसके बाद अब ये तो अब फिर मेरे पास इसका तो कोई काम नहीं है, बट इन दोनों का पानी आपस में स्वाइप हो गया, उस गिलास का पानी इसका। थैंक यू। ओके, इन्होंने ये पजल सॉल्व किया, तो आई हैव समथिंग फॉर यू। अगर मुझे मिल गया तो, मैंने रखा था कल। दिस वन इज़ फॉर यू। ये मैं कल गया था गूगल डेवलपर कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे लाइक मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर किए थे, तो एज अ रिवॉर्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा मिले थे, बट आपके लिए है ये। लाइक ये ऑफर है किसी मॉल में, लाइक फ्री झूले वगैरह। हाँ, 3 पर्सन जा सकते हैं इस पर। ओके, तो समझ में आ गया ये। सो अब ये इन्होंने कैसे किया, माइंड जब वहाँ पे थी चीज़ें तो मुश्किल थी, जब यहाँ पे किया तो आसान हो गया। मतलब मैं उसको सिर्फ कोडिंग नहीं समझा रहा आपको, मैं आपका माइंडसेट डेवलप कर रहा हूँ कि चीज़ें आप वहाँ पे नहीं समझो, चीज़ें आप रियल लाइफ में समझो कहाँ पे हैं, ठीक है।
होप ये वाला समझ में आया होगा आपको। हमने पहले तीसरा गिलास ले लिया सी, ये हमारे पास 2 गिलास थे पानी के, हमने तीसरा गिलास ले लिया, पहले गिलास को सी में तीसरे में डाल दिया उसका वाटर, और फिर हमारे पास ये जो गिलास था ये वाला खाली हो गया, लाइक मतलब अब इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके अंदर हमने बी की वैल्यू रख ली, और अब जब बी की वैल्यू भी रख ली तो हमने पहले गिलास का वो जो किया था सी वाला गिलास का वाटर वो दोबारा से उसमें शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, बट अभी के लिए शायद आपको ये समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैं आपका लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ माइंड के अंदर। कोड के अंदर बाद में कर लूँगा आपको, आप खुद कोड लिखोगे, लेकिन अभी के लिए लॉजिक आपके माइंड में होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की हाईएस्ट पेइंग जॉब है या कोई आपको सबसे ज़्यादा पे कर रहा है, कोई तो रीज़न होगा ना। अगर इतना आसान होता तो सब कर लेते, थोड़ा सा माइंड तो यूज़ करना पड़ेगा। जो इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, देन हमने पाइथन देखा था। क्या है पाइथन यूज़ क्यों करते हैं? इजी है, ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद पाइथन की फ़ाइल के एंड पे .py लगाना लाजमी है, मैंने कल आपको बताया था, उसके बिना आपका कोड रन नहीं होगा, ठीक है। अब कंप्यूटर को पाइथन भी समझ में नहीं आती है, उसके लिए बीच में जब आप कोड लिखते हो तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। तो पाइथन के पास एक पाइथन के अंदर एक कंपाइलर होता है, लाइक पाइथन के पास एक ट्रांसलेटर होता है, जो कोड हम लिखते हैं उसे 0 और 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है, और कंप्यूटर उसे समझ लेता है, क्योंकि कंप्यूटर को 0 और 1 समझ में आता है बस। ये आपका लैपटॉप है, इसे भी 0 और 1 समझ में आता है। आपकी इमेजेस हैं वो भी 0 और 1 है। आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, आप स्पीच बोलते हो, एट द एंड कंप्यूटर उसे भी 0 और 1 में कन्वर्ट करके ही समझता है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, वट एवर, 0 और 1। मुझे कोई बता सकता है वीडियो क्या है? वीडियो क्या है? आप वीडियोस देखते हो, ये क्या है? कैसे वीडियोस होती हैं? एनीबॉडी? इट्स अ टफ क्वेश्चन कि जो वीडियोस हैं है क्या ये? मतलब वीडियोस कैसे वीडियोस दिखती हैं? मतलब वीडियोस भी तो डाटा है ना, 0 और 1 में कन्वर्ट होता है। तो वीडियोस कैसे हो गई? लाइक अगर ये 0 और 1 है तो वीडियो तो इतना स्मूथली चल रही होती है, इसका क्या सीन है? कैसे सेंस बनता है? तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक डायरी है, किसी को समझ आया कि क्या हुआ? दिस इज द बॉल, वो ऊपर नीचे जा रही है, रॉकेट स्पेस में चला गया जस्ट, उसने तो जस्ट पेजेस ही फ्लिप किए। लेकिन अब मुझे कोई बता सकता है कि वीडियो क्या है? बेसिकली वीडियोज़ आर इमेजेस। जब आपके सामने एक सेकंड में 26 से ज़्यादा इमेजेस आती हैं, लाइक 90 इमेजेस आती हैं या 50 इमेज में आपकी आंखों के सामने से एक सेकंड में 30 से ज़्यादा इमेजेस जब गुजरती हैं, तो आपको वीडियो का इल्यूजन देती है, एज अ इल्यूजन क्रिएट करती है कि ये वीडियो है, अदरवाइज दे आर इमेजेस। किसी को समझ में आया? अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन करता हूँ, हाउ मैनी इमेजेस ह्यूमन कैन सी एट आर टाइम? एक टाइम में कितने इमेजेस देख सकता है? प्रोसेस करता है 50 to 60 फ्रेम्स, ठीक है। हाउ मैनी फ्रेम्स मतलब एक पिक्चर, ठीक है। हाउ मैनी पिक्चर्स कैन क्रिएट अ इल्यूजन ऑफ वीडियो मिनिमम इन शॉर्ट? ठीक है, अगर आपकी आंखों के सामने से एक सेकंड में 12 इमेजेस गुजर जाएंगी ना, 12 से 16, तो आपको वीडियो लगेगी,
ठीक है, ये समझ लीजिएगा कि जो वीडियोस हैं ये इमेजेस से मिलकर बनी है, और जब आपकी आंखों के सामने से 1 सेकंड में 12 इमेजेस गुजर जाती हैं तो वीडियो का इल्यूजन क्रिएट करती है। अब मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि आगे जाके हम डाटा के ऊपर काम करेंगे, और डाटा में इमेजेस आती हैं, वीडियो आती हैं, टेक्स्ट आता है, सब कुछ आता है। और हमें जब तक डाटा का नहीं पता होगा कि डाटा है क्या क्या डाटा है, तो आप काम कैसे कर पाओगे डाटा के ऊपर। तो आपकी वीडियोस क्या हैं? इमेजेस। और इमेजेस क्या हैं? पिक्सल्स। ईच इमेज है सम पिक्सल्स। और पिक्सल क्या, एक पिक्सल क्या है? एक पिक्सल एक नंबर है, और उस नंबर की वैल्यू कितनी है? 0 से लेकर 255 तक। ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर वही इमेज RGB हो, मतलब कलरफुल हो, तो उसके अंदर 3 वैल्यू होती हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। कुछ समझ आया? सो आज तक आपने जो भी देखा क्या था वो नंबर्स। तो इसलिए जो हम AI बनाएंगे वो इमेजेस भी समझती है, वो वीडियो भी समझती है, वो वीडियोस भी क्रिएट, जब आप ChatGPT से वीडियोस भी क्रिएट करवाते हो, इमेजेस भी क्रिएट करवाते हो, टेक्स्ट के ऊपर भी काम करते हो, तो है क्या? सब तो है, तो नंबर्स ही ना। तो नंबर्स कहाँ पे आते हैं? मैथ के अंदर। और मैथ क्या करता है? पैटर्न आइडेंटिफाई करता है। अब पैटर्न क्या है वो तो मैंने आपको काफ़ी समझाया, तो अब आपको समझ में आया होगा कि AI काम कैसे करता है। लाइक आप सोच रहे होगे कि AI वीडियो के ऊपर कैसे काम करता है, ठीक है, AI इमेजेस के ऊपर कैसे काम करता है, AI लाइक वॉइस के ऊपर कैसे काम करता है। अब वॉइस एक फ्रिक्वेंसी है, अगर मैं किसी को नहीं पता हो उसके लिए मैं बोल देता हूँ वॉइस बेसिकली दिस इज वॉइस। जब हम बोलते हैं तो इस फॉर्म में आवाज़ निकल रही है, और जो हमारा मोबाइल है उसके अंदर AI मॉडल है, वो पिच को कम ज़्यादा समझता है, और समझने के बाद वर्ड प्रिडिक्ट करता है। एक्चुअली उसे भी नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, वो जस्ट नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। ChatGPT क्या है? नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है पिछले डाटा को देख के। तो इट्स मीन कि ये जो फ्रिक्वेंसी है ये क्या है? जब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो गई तो एक बड़ा नंबर, जब बहुत ज़्यादा कम होगी तो एक छोटा नंबर। हाँ, क्योंकि वो तो प्रोबेबिलिटी की बेस पे चल रहा होता है। अब प्रोबेबिलिटी भी मैथ की एक ब्रांच है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब वो अंदाज़ा लगाता है, मतलब एक गैस करता है कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी है तो आप ये बोल लो। और इसी तरह, और ये समटाइम्स हमारे साथ कब होता है कि जब हम कुछ वॉइस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और वो सही से नहीं होती, जब वॉइस के अंदर नॉइज़ होता है तभी प्रॉब्लम आती है हमें। तो नॉइज़ जहाँ पे नहीं हो वहाँ पे आप जब अकेले रूम में बोलो जहाँ पे शोर नहीं है, पंखा नहीं है, तो वहाँ पे स्लोली भी बोलो तो समझेगा। जब नॉइज़ आता है तो आपको समझ में नहीं आता। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वॉइस क्या है। नंबर्स हम जो बोल रहे हैं इट्स ऑल कंप्यूटर के लिए सब नंबर्स हैं। इमेजेस क्या हैं? नंबर्स। वीडियोस क्या हैं? नंबर्स। इनफैक्ट जो भी दिख रहा है सब नंबर्स हैं। इस दुनिया में हर तरफ नंबर्स हैं। इस रूम में कितनी चेयर्स हैं? नंबर है। इंसान कितना खूबसूरत होगा आपको पता है, इसके पीछे भी मैथ है। आपको पता है ब्यूटी का नंबर होता है। कोई इंसान कितना खूबसूरत है उसका भी एक नंबर है। हाँ, हाँ, मैथमेटिकल नंबर, आई थिंक रेशो है। नंबर और रेशो इट्स मीन कंपैरिजन, ठीक है। मैथमेटिकल नंबर ऑफ
सो ये है मैथमेटिकल नंबर ऑफ ब्यूटी, दिस वन 1.618। कोई इंसान कितना खूबसूरत है, आपके फेस की डिमेंशंस को कैलकुलेट करके एक नंबर बनता है, और उस नंबर की बेस पे आप बता सकते हो कि कोई कितना खूबसूरत है। क्लास में छोड़ में अभी आके बात करनी है। ओके, अभी आके मैं बात करनी है। ठीक है जी, आप कुछ कह रहे थे? अब इसी तरह क्योंकि ये मैथ के ऊपर काम करता है, आपको पता है नेचर की लैंग्वेज कौन सी है? नेचर की लैंग्वेज कौन सी है? नेचर सब कुछ नेचर में आ जाता है ना। नेचर की लैंग्वेज कौन सी है? मैथ। आप कहीं पे भी जाओगे ना, टायर से लेके चारपाई से लेके घर से लेके कितने कदम चलोगे, हर एक चीज़, हर जगह मैथ नजर आएगी। हर चीज़ काउंट की जा सकती है, ठीक है। अब इतनी फेमस, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, उनके आर्किटेक्चर्स होंगे डिफरेंट, वो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस पे होती हैं, मैथ होती है उनके पीछे भी, उनका भी एक नंबर होता है। फूल है, उसका भी एक नंबर होगा। लाइक इस दुनिया में हर एक चीज़ मैथ डिफाइन करता है। आपके लिए मुझे लगता है ये ज़्यादा मुश्किल हो गया, बट इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा गोल्डन, तो आपसे पूछे तो यहाँ पे लिखा होगा द गोल्डन रेशो, ठीक है। ब्यूटी की इक्वेशन है, ब्यूटी का एक नंबर है। अगर आप अपनी इमेज दोगे और मॉडल को, चैट जीपीटी को बोलोगे कि मैं कितना खूबसूरत हूँ मैथमेटिकली, मतलब मुझे बताओ, तो वो बता देगा। ब्यूटी की एक रेशियो है, कैलकुलेट करेगा, वो बता देगा सारे फीचर्स को। मशीन को क्या समझ में आता है? इतना ज़्यादा बातें करने के पीछे एक ही मकसद था कि आपको पता चले कि मशीन को समझ में क्या आता है। मशीन को 0 and 1 समझ में आता है। जब मैंने पहले दिन बोला होगा, आपने बोला होगा 0 and 1 समझ में आता है, मतलब क्या? मैं तो इमेजेस देखती हूँ, मैं वीडियोस देखती हूँ, मैं बोलती हूँ, कंप्यूटर सारी चीज़ें समझता है, तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? तब आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे जैसे आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे ना, वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपका दिमाग खुलेगा, आपके सोचने की सलाहियत बढ़ेगी। आप जब 3 महीने बाद या आज भी इस क्लास से बाहर जाओगे ना, तो आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आपका प्रोस्पेक्टिव बदल जाएगा, आप दुनिया को एक अलग नज़र से देखोगे। तो वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ मैथ। जब आपको मैथ समझ में आएगी तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। लाइक अब हम पाइथन पे थे, ओपन सोर्स है, हाई लेवल लैंग्वेज है, डेवलप किसने की? गार्डियो वैन रूसम, अभी गूगल में जॉब कर रहे हैं, बता चुका हूँ। पहला प्रोग्राम हमने कल लिख लिया था। प्रिंट क्या है? दिस इज अ फंक्शन। अब फंक्शन क्या है, तो मुझे बता सकता है? फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कुछ इनपुट लेता है और बदले में आउटपुट देता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि आपने अपने छोटे भाई को बोल लो कि जाओ दूध लेके आओ, या कुछ चीज़ लेके आओ, या मेरे लिए लेस लेके आओ, तो आपने उसे काम बोला और उसने आपको सिर्फ काम करके दे दिया। दैट्स इट। इस तरह कुछ फंक्शंस हैं ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के अंदर लिखे हुए हैं, जब आप उनको कुछ बोलते हो तो वो एज इट इज़ काम कर देते हैं। सो ये प्रिंट फंक्शन है। इसका रूल ये है कि जब आप यहाँ पे लिखते हो ना प्रिंट, इसके अंदर जब आप कुछ भी लिख दोगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये फंक्शन बना बनाया, अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख दोगे वट एवर, वो प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। डजेंट मैटर आप कुछ भी लिख देते हो, आपकी पूरी वेबसाइट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्स्ट हैं,
तो आप वो टेक्स्ट अगर इसके अंदर लिखोगे तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। मतलब जो आपको टेक्स्ट दिखता है वेबसाइट के ऊपर वो इस तरह का कि पीछे फंक्शन ही होगा। यूट्यूब के ऊपर भी आपको टेक्स्ट दिखता है तो वो क्या होगा, यही होगा ना, इस तरह का कोई फंक्शन होगा जो सारी चीज़ें प्रिंट करवा रहा होगा वेबसाइट के अंदर, वीडियोज़ के अंदर। जब आप अपनी लिंक्डइन की पोस्ट करते हो या इंस्टाग्राम की पोस्ट करते हो या व्हाट्सएप पे पोस्ट करते हो, उसके नीचे कुछ लिखते हो, अपने फील्ड क्या कर रहे हो, वो क्या है, टेक्स्ट। जब आप व्हाट्सएप पे इस तरह का कोई फंक्शन होगा जो वो चीज़ें एज इट इज़ दे रहा है। जब आप अपनी किसी दोस्त का नाम व्हाट्सएप पे सेव करते हो तो कैसे करते हो, उसके पीछे भी यही कोई फंक्शन होगा स्ट्रिंग, जो एज इट इज़ चीज़ें स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम कहाँ पे थे, वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स तक पहुँचे थे। तो अब वेरिएबल्स की कुछ टाइप होती हैं। अब वेरिएबल में 5 टाइप होती हैं। लाइक आपको टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये एक वेरिएबल है। मैं बताता हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन को सपोज करते हैं, आपका कुछ नेम है, मैं आपके यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। लाइक ये मेरा नेम है जाहिद, ठीक है। आपकी कुछ एज है, एज लाइक 5 फीट लिख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। 5 फीट मैं अपनी लिख देता हूँ, 5 फीट, ठीक है। अब मेरा लाइक एज, नेम है, एज है, और क्या हो सकता है, हाँ ओ सॉरी, एज में आएगा लाइक 26, सॉरी मैं वो हाइट को कंसीडर कर रहा था। हाइट है मेरी, अब हाइट क्या होगी, 5'8", ओके। इसके अलावा मैं लड़का हूँ या नहीं, ठीक है, मेल, तो यहाँ पे मैं ट्रू बोल देता हूँ कि मैं मेल हूँ, लाइक ट्रू, इट्स ट्रू, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आज के लिए आप इतना अगर समझ जाओ तो वो बहुत होगा आपके लिए, ठीक है। अब ये सारे वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट चीज़ें स्टोर करवाई हुई हैं। अब हर वेरिएबल की डिफरेंट डाटा टाइप है। अब दिस इज़ अ स्ट्रिंग, दिस इज़ एन इंटीजर, ये एक फ्लोट है, ये एक बूलियन है। बूलियन होता है जो येस और नो में चीज़ें रिटर्न करता है। फ्लोट होता है जिसके आगे पॉइंट के बाद कुछ चीज़ें लग जाएं, ठीक है। और एज, इंटीजर मतलब एक नंबर होता है। जैसे अभी के लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं बस बता रहा हूँ, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा, क्यों हो रहा है, वो पाइथन ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंट क्या होता है, बूल क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, और ये स्ट्रिंग क्या होता है। ये स्ट्रिंग मैं इसके आगे मेंशन भी कर देता हूँ। अब अगर मैं कुछ चीज़ हैश लगा के लिखता हूँ ना, तो वो कमेंट कंसीडर की जाती है, मतलब कोडिंग उसे रीड नहीं करता, मतलब वो यहाँ पे लिखा तो हुआ है लेकिन वो पढ़ेगा कोई भी नहीं। तो मैं यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया ये मेरी स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने दोबारा से हैश लगाया और इसके आगे मैंने लिख दिया ये है इंटीजर, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने हैश लगाने के बाद क्या लिख दिया, हाइट क्या है, इट्स अ फ्लोट, क्योंकि इसमें डेसिमल्स हैं, पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ये क्या है, बूलियन। बूलियन मतलब जस्ट ट्रू एंड फॉल्स, ओके। ये 4 डाटा टाइप्स हर जगह यही यूज़ होगी, मतलब इतने तरह की वेरिएबल होते हैं टोटल। कोडिंग बूलियन बस ये समझो कि वो बस हाँ या ना में जवाब देते हैं, बस दैट्स इट। लाइक इंटीजर के अंदर आप कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का, स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग